Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 12th, that is Human Health and Diseases. In this video, we will talk about the adolescents and the alcohol and drug abuses. So without wasting any time, let's proceed with our video. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for attractive participation in the society. तो adolescence का मतलब होता है एक पीरियड यानी कि एक समय या फिर एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर जो चाइल्ड है यानी कि जो इंडिविजुअल है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, चाहे वो उसके एटीट्यूड या फिर उसके बिहेवियर की टर्म्स में हम बात करें या फिर उसका नॉर्मल पार्टिसिपेशन क्या है एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर, वो भी उसका उस टाइम ड्यूरेशन पे इंक्रीज होने लगता है. द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought to be as an adolescence period. तो जो एडोलेसेंस एज होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 12 से लेके 18 साल तक का समय. इन अदर वर्ड्स, एडोलेसेंस इज द ब्रिज लिंक्ड चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड. तो अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो एडोलेसेंस को हम एक ब्रिज का भी रूप हो सकते हैं जो कि बचपन को और जो एडल्टहुड है उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है. Adolescence is accompanied by the several biological and the behavioral changes. तो इस टीनेज के टाइम ड्यूरेशन पे बहुत सारे बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and the physiological development of an individual. इसीलिए जो अडोलेसेंस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक बहुत ही वर्नुएबल फेज़ है. अगर हम मेंटल की भी बात करें या फिर जो फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है किसी भी इंडिविजुअल की उसके अंदर. क्यूरियोसिटी, नीड ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट द कॉमन कॉज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़. तो किसी भी चीज़ की क्यूरियोसिटी या फिर एडवेंचर या फिर एक्साइटमेंट के लिए कोई काम करना या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये कुछ कॉमन रीज़न हैं जिनके वजह से जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो ड्रग्स की और अल्कोहल के कंजप्शन की तरफ बढ़ती जाती है. अ चाइल्ड्स नेचर क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट. तो किसी भी बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वही उसको मोटिवेट करती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अलग अलग नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए. दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफ़ेक्ट्स दैट माइट बी प्रिस्क्राइब्ड एज बेनिफिट ऑफ एल्कोहल और ड्रग अब्यूज़. और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं जब उनको अल्कोहल और ड्रग्स के बेनिफिट के बारे में पता चलता है. Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using these to escape the facing problems. तो जब कोई भी इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम जब ड्रग्स का कंजप्शन करता है तो वो हो सकता है कि वो किसी भी क्यूरियोसिटी या फिर एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हो, पर अगर बाद में वो इन्हीं ड्रग्स या अल्कोहल का जो कंजप्शन है अगर उसको कैरी ऑन करता है तो वो किस वजह से हो सकता है? अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हो सकता है. ऑफ लेट स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर्स टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल in persuading the youngster to try alcohol and drugs. और ज़्यादा थोड़े अगले टाइम पे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, फॉर एग्ज़ाम्पल
पढ़ाई लिखाई में टॉप करने का, या फिर एग्ज़ामिनेशन की टेंशन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो कि यंगस्टर्स को ड्रग्स और अल्कोहल के कंजप्शन की तरफ धकेल रही हैं. The perception among youth that it is cool or the progressive to smoke, use drugs or alcohol is also a very major cause of youth to start these habits. और इसके अलावा जो मानसिक धारणा है यूथ की कि अगर हम ड्रग्स या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो हम कूल लगेंगे, सोसाइटी जो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हमको तवज्जो देंगे, या फिर स्मोक करना, ड्रग्स वगैरह करने की वजह से ये जो आदतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं. टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन. वहीं जो टीवी है या फिर जो मूवीज़ हैं, न्यूज़पेपर हो या फिर वो इंटरनेट हो, ये जो चीज़ें हैं ये भी यूथ की इस परसेप्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करवा रही हैं. Other factors that have been seen to be associated with the drug and alcohol abuse among adolescents are unstable and unsupportive family structure and the peer pressure. तो ऊपर जितने भी हमने रीज़न मेंशन किए हैं जिनकी वजह से जो यूथ है वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स के कंजप्शन की तरफ बढ़ता है, तो उन रीज़न्स के अलावा भी जो भी एडोलेसेंट हैं उनके अगर फैमिली का उनको साथ नहीं मिल रहा है, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी तरफ से ज़्यादा बच्चे को अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो एडोलेसेंट है वो ड्रग या फिर अल्कोहल की तरफ बढ़ सकता है. एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट, ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिपीटेडली. तो जैसे जैसे लोगों को ड्रग्स का बेनिफिट पता चलता है कि इट्स अ काइंड ऑफ सेडेटिव, हेलोजिनेशंस वगैरह कॉज होती हैं, या फिर पेन किलर है, या फिर और भी बहुत सारे उसकी जो बेनिफिट्स हैं, उनकी वजह से लोग इनको रिपीटेडली यूज़ करने लगते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज़ द इनहेरिट अडिक्टिव नेचर ऑफ द एल्कोहल एंड ड्रग. पर यहाँ पे जो जितने भी लोग जो ड्रग या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं वो एक चीज़ को भूल जाते हैं, और वो है कि ड्रग्स का अडिक्टिव नेचर, यानी कि उसका लत लग जाना, उसकी आदत हो जाना. एडिक्शन इज़ द फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड द टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल. तो एडिक्शन क्या है? एक टाइप के फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि यूफोरिया है, या फिर वेल बीइंग की जो टेम्पररी फीलिंग है जो कि ड्रग्स या फिर अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से आती है. टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग का मतलब है हमें ये लगना कुछ टाइम तक के लिए कि जो भी चीज़ें हैं वो सब ठीक हैं, कोई भी प्रेशर या फिर और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है. These drive people to take them even when they are not needed and even when their use becomes self-destructive. और ये जो चीज़ें हैं कि जो वेलबींग वाली फीलिंग है या फिर यूफोरिया है, इन्हीं की वजह से लोग उनको तब भी लेने लगते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है, और इसी की वजह से वो क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी ड्रग्स के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जो भी 3 जो ड्रग्स की कैटेगरीज थी वो ड्रग्स क्या कर रहे थे, अलग अलग रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रहे थे. फॉर एग्जांपल जो ओपॉइड था ड्रग, वो ओपॉइड रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहा था जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट था. वहीं जो कैनाबिनॉइड कैटेगरी थी ड्रग्स की, वो जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड हो रहा था. तो ऐसे ही अगर हम लगातार ड्रग्स का यूज़ करेंगे तो जो रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ ये बाइंड होते हैं, इनका जो बाइंडिंग लेवल है वो बढ़ जाता है. कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू द हायर डोज ऑफ ड्रग्स
और एल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। और अब चूँकि जो टॉलरेंस लेवल था उन रिसेप्टर्स का वो बढ़ गया है, तो वो तभी बाइंड होंगे उस ड्रग के साथ जब उसको ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल और ड्रग्स को लिया जाएगा। इसीलिए अगर जो क्या होगा कि वो जो ड्रग्स और जो अल्कोहल का यूज़ है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। However, it should be clearly borne in mind that the use of these drugs, even once, can be forerunner to addiction. और यहाँ ये चीज़ हमें और भी याद रखनी चाहिए कि अगर हम ड्रग्स का यूज़ एक बार भी कर रहे हैं तो उससे भी वो आगे फ्यूचर के लिए वो एडिक्शन का काम कर सकता है। Thus, the addictive potential of the drug and alcohol pull the user into the vicious cycle leading to their regular abuse from which he or she may not be able to get out. और ये जो ड्रग्स और अल्कोहल का ये जो अडिक्टिव नेचर है, इसी की वजह से जो भी कोई इंडिविजुअल है जो कि ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़ कर रहा है वो एक ऐसे विस्कस साइकिल के अंदर एंटर कर लेता है जिससे बाहर निकलना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. और अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस, उसको प्रॉपर काउंसलिंग ना मिले तो वो जो भी इंडिविजुअल है वो उसका हैबिचुअल भी हो सकता है और फिर उन ड्रग्स और अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकता है। डिपेंडेंसी is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal symptom if the regular dose of drugs and alcohol are abruptly disconnected. तो डिपेंडेंस होती क्या है? एक वो टेंडेंसी होती है हमारे शरीर की जिसकी वजह से जो हमारे विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं वो देखने को मिलते हैं अगर हम उस चीज़ का कंजप्शन करना बंद कर दें। If the regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued, तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि आदी हो चुका है ड्रग्स या फिर अल्कोहल का, तो अगर वो एकदम उसको छोड़ता है उस ड्रग या अल्कोहल के कंजप्शन को, तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि उस इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं कुछ सीवियर केसेस के अंदर। और इन्हीं सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम्स। It is characterized by the anxiety, shakiness, nausea, and sweating, which may be relieved when the use is resumed again. तो withdrawal symptom के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? एनजाइटी हो सकती है, शेकीनेस हो सकती है यानी उसकी पूरी बॉडी शेक होने लग सकती है, न्यूकोजा हो सकता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर उस इंडिविजुअल को दोबारा से वो ड्रग्स या अल्कोहल दे दिया जाए तो ये जो सिम्टम्स हैं वो ठीक भी हो सकते हैं। इन सम केसेस द विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन। और अगर किसी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है उन ड्रग्स या अल्कोहल की तो उनके कुछ सीवियर केसेस के अंदर वो जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं और जान जाने का खतरा भी रहता है। और ऐसे इंडिविजुअल को मेडिकल सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डिपेंडेंस लीडिंग टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सैटिएट हिज और हर नीड। और अगर किसी चीज़ की आदत हो गई है, वो अगर इंडिविजुअल डिपेंड हो गया है उस अल्कोहल या फिर ड्रग के ऊपर, तो वो जो पेशेंट है वो सोसाइटी के जितने भी जो नॉर्म्स हैं, जितने भी जो रूल रेगुलेशन हैं, उन सबको इग्नोर करता है, उनमें से किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेगा। वो सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान रखेगा? अपनी नीड को सैटिएट करने के लिए, यानी अपनी नीड को पूरा करने पे वो ध्यान देगा, बाकी सारी चीज़ों को वो बिल्कुल इग्नोर कर देगा। दिस में रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अल्कोहल या ड्रग्स की यूज़ के ऊपर ध्यान देगा
तो जो बाकी के जो उसकी फैमिली प्रॉब्लम है या फिर और जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। तो ये जो अगर कोई इंडिविजुअल ड्रग्स या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। द इमीडिएट एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड in the form of reckless behavior, vandalism and violence। तो जो इमीडिएट यानी कि उसी टाइम पे कौन कौन से इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं ड्रग या फिर अल्कोहल के, वो हैं उस कोई भी इंडिविजुअल का रेकलेस बिहेवियर यानी कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना करना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना या फिर अपनी बात रखना। वेंडलिज्म का मतलब होता है कहीं भी आवारा घूमना, और वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो कि इमीडिएट हैं, उसी टाइम पे पता चल जाते हैं अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर ड्रग और अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तब। द एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or the cerebral hemorrhage। और अगर ड्रग्स वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस इंसान को कोमा में भी जाना पड़ सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, या तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या फिर हार्ट फेलियर की वजह से या फिर सेरिब्रल हेमरेज की वजह से। सेरिब्रल हेमरेज का मतलब होता है दिमाग का काम ना करना। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक along with the alcohol generally result in overdosing and even death। तो अगर ड्रग और अगर अल्कोहल का कॉम्बिनेशन अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, ओवरडोजिंग, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा डोज हो सकता है और इसी ओवरडोजिंग की वजह से उस इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स and alcohol abuse among youth include the drop in academic performance, unexplained absence from the school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and the rebellious behavior, deteriorating relationship with the family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight and appetite etc। तो अगर यूथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं जो कि ये शो करते हों कि वो जो इंडिविजुअल है उसने ड्रग्स या फिर अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है। तो वो सिम्टम्स होंगे जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके अंदर क्या हो जाएगी, ड्रॉप होगा, उसके अंदर कमी आएगी। स्कूल या कॉलेज से उसकी एब्सेंस होना, स्कूल या कॉलेज में वो नहीं आएगा। पर्सनल हाइजीन में उसका कोई इंटरेस्ट ना होना। इसके अलावा विड्रॉल यानी थोड़ा दूसरों से हटके रहना। आइसोलेशन का मतलब होता है दूसरों से खुद को बिल्कुल ही सेपरेट कर लेना या फिर डिप्रेशन में चले जाना। फटीग का मतलब होता है हमेशा थके हुए रहना। अग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है और रिबेलियस बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। वो जो भी इंडिविजुअल है उसका अपने फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब होना। उसकी जो भी हॉबीज़ होती हैं उस इंडिविजुअल की उनमें कोई भी इंटरेस्ट ना लेना। जो उसका स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न है, यानी जो सोने और खाने का जो हैबिट है उसका, उसमें चेंज आना। वेट के अंदर फ्लक्चुएशन होना और एपिटेट के अंदर चेंज आना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी वार्निंग्स हैं जो शो करती हैं कि जो भी इंडिविजुअल या फिर जो यूथ है वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल कंजप्शन की तरफ बढ़ रहा है। देयर मे बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। इसके अलावा कुछ बहुत जो सीवियर केसेस हैं वो भी हो सकते हैं ड्रग या अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से। इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनस्टेबल, अनएबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स
or alcohol, he or she may turn to stealing. तो जो भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसको आदत है ड्रग्स लेने की, अगर उसको जो ड्रग्स या फिर जो ड्रिंक है वो ख़रीदने के लिए अगर उसको पैसे ना मिलें तो वो चोरी के ऊपर भी आ सकता है। यानी वो जो उसका प्रोडक्ट है उसको लेने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो सकता है। The adverse effects are not just restricted to the person who is using the drugs or alcohol. और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी ड्रग्स या अल्कोहल के, वो सिर्फ उस इंडिविजुअल तक ही नहीं रहते हैं, और भी उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एट टाइम्स अ ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी जो ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट इंसान है वो मानसिक और जो फाइनेंशियल यानी कि जो उसकी आर्थिक तंगी है उसकी तरफ भी अपनी फैमिली को लेके जा सकता है, और उसकी जो फैमिली है प्लस उसका जो फ्रेंड सर्कल है उसके लिए भी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। Those who take drug intravenously, direct injection into the veins using a needle or syringe. और अगर जो कुछ लोग हैं जो कि ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेते हैं, इंट्रावेनसली का मतलब होता है जो भी ड्रग है उसको डायरेक्टली जो वेन्स हैं उनके अंदर इंजेक्ट किया जाए, या तो किसी निडल या फिर सिरिंज की मदद से, and much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. तो ये जो डायरेक्टली सिरिंज और निडल की मदद से ये जो ड्रग्स वगैरह लेने का काम है उसकी वजह से एड्स वगैरह का खतरा या फिर हेपेटाइटिस बी होने का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। इस इंट्रावेनसली ड्रग्स के बारे में हम एड्स वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर कोई भी यूज्ड या फिर जो निडल सिरिंज है ऐसी जो कि ऑलरेडी यूज्ड है, अगर उसको कोई दूसरा इंडिविजुअल और यूज़ करे तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल और सिरिंज। तो जो भी वायरस जो कि एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकती हैं निडल या फिर सिरिंज के शेयरिंग की वजह से। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर इन्फेक्शियस, आर क्रॉनिक इन्फेक्शंस एंड अल्टीमेटली फैटल। और दोनों ही बीमारियां, चाहे वो एड्स हो चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शंस हैं और फैटल हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और द इन्फेक्टेड ब्लड। और चाहे वो एड्स हो चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, दोनों ही या तो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से ट्रांसमिट हो सकते हैं। द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस may also have लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। और जो अल्कोहल वगैरह का जो यूज़ है उसका एक लॉन्ग टर्म यानी बहुत आगे वाले आने वाले फ्यूचर तक भी उसका असर देखने को मिल सकता है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। तो अगर कोई इंडिविजुअल टीनेज में ही ड्रग्स वगैरह या फिर अल्कोहल का लेना शुरू कर रहा है तो जब तक वो अपनी एडल्ट एज तक पहुंचेगा तब तक वो उसका आदी हो चुका होगा और हैवी ड्रिंकर बन जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला इंडिविजुअल बन जाएगा। द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड द लिवर। और जो ड्रग्स या फिर एल्कोहल का यूज़ हमारा जो नर्वस सिस्टम है प्लस हमारा जो लिवर है उसको ख़राब कर देता है। द यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी is also known to adversely affect the fetus। और ड्रग्स या फिर अल्कोहल का यूज़ करना प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उससे क्या होगा कि उस मदर की बॉडी के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
Another misuse of drug. Certain sports person due to enhance their performance. तो कुछ ऐसे भी एथलीट वगैरह हैं जो कि ड्रग्स का मिसयूज़ करते हैं सो दैट कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके. दे मिसयूज़ द नारकोटिक एनालॉगस, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in the sports to increase the muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance. तो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो जितने भी जो नारकोटिक ड्रग्स हैं या फिर जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आते हैं या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी मसल स्ट्रेंथ को इन्हांस करवाते हैं, उनके अंदर जो उनका अग्रेसिव नेचर है वो और ज़्यादा आता है और उनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती है. तो इसीलिए वो इन ड्रग्स का मिसयूज़ करते हैं. द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स इंक्लूड मस्क्यूलिनाइजेशन मीन्स फीचर्स लाइक द मेल्स, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. तो फीमेल्स के अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के, वो हैं कि उनके अंदर मेल्स के जैसे जो फीचर्स हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाएंगे, उनके अंदर जो अग्रेसिवनेस है वो भी बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, डिप्रेशन की तरफ जा सकती हैं और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इर्रेगुलर या फिर एबनॉर्मल हो जाएगा. जो हेयर की ग्रोथ है फेस या बॉडी पे वो भी बढ़ जाएगी, जो वॉइस है वो भी डीप हो जाएगी. इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, depression, reduction in the size of testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. तो ऊपर तो हमने जो फीचर्स की बात करी वो तो थे साइड इफ़ेक्ट फीमेल्स के अंदर. अब मेल्स के अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक्ने आने लग सकते हैं, जो अग्रेसिवनेस है वो बढ़ सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकता है वो इंसान, जो टेस्टीज़ हैं उनका साइज़ कम हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो सकता है. इसके अलावा जो किडनी और जो लिवर है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो प्रीमेच्योर बाल्डनेस मतलब कि उम्र से पहले बाल झड़ भी सकते हैं. इसके अलावा जो उनके प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी एनलार्ज हो सकते हैं. दीज इफेक्ट मे बी परमानेंट विद द प्रोलॉन्ज्ड यूज़. और ये जो इफ़ेक्ट हमने ऊपर बात करी है ये परमानेंट भी हो सकते हैं अगर ऐसा ही जो ड्रग्स और अल्कोहल का कंजप्शन है वो लगातार होता रहे. इन एडोलेसेंट मेल और फीमेल सीवियर facial and the body acne and premature closure of the growth center of the long bones may result in the stunt growth. और इसके अलावा स्टंट ग्रोथ भी हो सकती है, यानी कि जो ग्रोथ है वो वहीं के वहीं रुक भी सकती है. क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रोथ सेंटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं. इसके अलावा उनकी जो बॉडी है और जो फेस है वहाँ पे एक्ने भी आ सकते हैं.